नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 23 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में अपर प्राइमरी के कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये चौथे शिफ्ट के सीडीपी पार्ट का पेपर सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ प्राइमरी स्तर के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विकास अनुदैर्ध्य यानी कि अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ध्यान से समझिएगा। एक मान लीजिए यहाँ पर बालक है, ठीक है। इस बालक का विकास कहा जा रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर, अधोगामी मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है, तो इसे विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाएगा? तो देखिए, इसे हम लोग शीर्षगामी के नाम से जानते हैं। शीर्षगामी का मतलब शीर्ष मतलब कि बिल्कुल चोटी की बात की जा रही है और चोटी से एड़ी की तरफ यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इसे शीर्षगामी कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, समकालीन सिद्धांत बचपन को क्या मानते हैं? ध्यान से समझिएगा। समकालीन सिद्धांत यानी कि आज की जो वर्तमान मनोवैज्ञानिक पद्धति है बच्चों के बाल विकास के संदर्भ में, वो बचपन को क्या मानती है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, एक सामाजिक संरचना। क्यों? लेव वाइगोत्स्की संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक हैं और जीन पियाजे, इनके द्वारा ये माना जाता है कि लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि बच्चे का जो विकास है वो सामाजिक संदर्भ में ही होता है। इनके सिद्धांत का ही नाम है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी बच्चा सामाजिक तौर पर एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीख रहा होता है। इसे ही एक तरीके से आज के वर्तमान की समसामयिक या फिर समकालीन सिद्धांत के तौर पर ये माना जाता है कि बच्चे का जो बचपन है वो एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रगतिशील कक्षा क्या करती है? प्रगतिशील कक्षा के संदर्भ में हमसे पूछा गया। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि योग्यता आधारित समूहीकरण का प्रचार। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि योग्यता आधारित, मान लीजिए कोई बहुत प्रतिभाशाली है और कोई बहुत कमजोर है, तो प्रतिभाशाली बच्चों को अलग ग्रुप में बनाने की बात की जा रही है और कमजोर बच्चों का अलग ग्रुप बनाने की। इससे बच्चे में जो कमजोर बच्चा है उसमें निगेटिविटी मन में आएगी, क्योंकि एक तो वैसे ही वो सीख नहीं पा रहा था, अब जब अलग ग्रुप कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसमें हीन भावना धीरे धीरे उसमें पनपने लगेगी और कहीं ना कहीं उसकी रुचि खत्म होगी और वो अधिगम से भागने लगेगा। इस वजह से कभी भी योग्यता आधारित समूहीकरण नहीं किया जाता है। ये एक तरीके से समावेशी कक्षा का विरोध है, क्योंकि बच्चे में किसी भी प्रकार की अक्षमता क्यों ना हो, बच्चे किसी भी प्रकार से एक दूसरे बच्चे से भिन्न क्यों ना हो, सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है समावेशी शिक्षा, और यहाँ पर सबको अलग करने की बात कर रहा है, बांटने की बात कर रहा है। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल, ये भी विकल्प निगेटिव है। जहां पर भी आपको स्टैंडर्डाइज्ड या फिर मानकीकृत शब्द दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है। कैसे, इसको समझिए। समावेशी कक्षा में सभी बालकों की जरूरतें अलग अलग हैं। जैसे कि कोई दृष्टिबाधित है तो वो देख नहीं सकता है, तो यानी कि पेपर पेंसिल के माध्यम से उसकी परीक्षा नहीं ली जा सकती है। कोई श्रवण बाधित यानी सुन नहीं सकता है तो मौखिक परीक्षा के माध्यम से उसकी परीक्षा नहीं ली जा सकती है। यानी कि मानकीकृत, एक पैमाने पर सबको हम लोग नहीं तौल सकते हैं, यानी एक तरीके से बच्चे का आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अलग अलग है। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करना। अब समावेशी कक्षा में प्रत्येक बच्चा दूसरे से विभिन्न है, अलग है, तो उस कंडीशन में प्रत्येक बच्चे की जरूरत को ध्यान में रखना होगा, तभी प्रत्येक बच्चे का समावेशन किया जा सकता है कक्षा में। और यह विकल्प क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक बच्चे की विभिन्नताओं को अनदेखा करना, इग्नोर करने की बात कर रहा था, इस वजह से निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विभिन्नताओं को सम्मान देना। विभिन्नताओं यानी कि जो दृष्टि बाधित है उसके लिए ब्रेल लिपि की बात की जा रही है, और जो श्रवण बाधित है उसके लिए विजुअल क्लिप्स की बात की जा रही है, और जो बच्चा ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है उसके लिए साइन लैंग्वेज की बात की जा रही है। और भी बच्चे जैसे कि जो बहुत प्रतिभाशाली हैं तो उनके मानसिक स्तर के हिसाब से उनके अनुरूप कंटेंट दिया जाए, और जो बहुत कमजोर है तो उसके मानसिक स्तर के हिसाब से उनको थोड़ा सा सहूलियत दी जाए, रियायत दी जाए। तो ये होता है विविधताओं का सम्मान करना, यानी कि समावेशी कक्षा में प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न है तो सबको साथ लेकर के चलना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सबकी जरूरतों को ध्यान में रखेंगे, यानी कि सबकी विभिन्नताओं का सम्मान करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, अधिगम पूरी तरीके से
पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द केंद्रित होना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे को किताबी कीड़ा थोड़ी बनाना है। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं पूरी तरीके से, एकमात्र, केवल, यही, ही, ये जितने भी शब्द होते हैं वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं, क्योंकि केवल एक ही पक्ष के बारे में ये बात कर रहे होते हैं। देखिए जैसे कहा गया है कि पूरी तरीके से, यानी कि 100% डिपेंडेंस किस पर बताया गया है? किताबों पर बताया गया है, जो कि निगेटिव है। क्योंकि किताब निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होता है, लेकिन केवल किताब के माध्यम से सीखा जा सकता है। यह विकल्प निगेटिव है। ठीक है, इस वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित है। यह भी विकल्प निगेटिव है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। यानी कि जो अपने परिवेश में बच्चा देख रहा है, यानी कक्षा में जो कुछ भी टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो उसका वातावरण हो गया। टीचर के द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उससे नियंत्रित करने की बात कर रहा है। जबकि बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र में क्या होता है कि बालक केंद्र में है, यानी बालक खुद सक्रिय रहेगा अपने ज्ञान की रचना करने के लिए अन्वेषण के माध्यम से या फिर खोज के माध्यम से। और यहाँ पर वातावरण और वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रण का मतलब ये हो गया कि बालक बिल्कुल निष्क्रिय है, और बाल केंद्रित शिक्षा इसका विरोध करती है। बालक सक्रिय होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र में। इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका इनाम और दंड का इस्तेमाल करना है। दंड हमेशा से निगेटिव होता है, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। जिस भी विकल्प में दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है। ये भी उत्तर निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए बच्चे के अनुभव को जब आप कक्षा में शामिल करेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, बच्चे का जो अनुभव है, जाहिर सी बात है उसका पूर्व ज्ञान होगा, यानी जो बच्चे ने परिवेश में देखा है, यानी बच्चे के अनुभव को भी कक्षा में सम्मान दिया जा रहा है। यानी बच्चा भी इंटरैक्टिव है। अब अनुभव कैसे शेयर करेगा? जाहिर सी बात है कक्षा में इंटरैक्टिव होगा तभी तो शेयर कर पाएगा। यानी बच्चे को भी महत्व दी जा रही है, और यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बालक केंद्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, डैश और डैश समाजीकरण का द्वितीय संस्थाएं हैं। द्वितीयक संस्थाएं पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर बता दूं कि जो परिवार होता है वो प्राथमिक संस्था होता है समाजीकरण का। तो जहां जहां तो परिवार है पहले तो आप उसे काट दीजिए। क्यों काट दीजिए? क्योंकि हमसे द्वितीयक पूछा गया था और परिवार क्या होता है? प्राथमिक होता है। तो देखिए 3 विकल्प तो आपके ऐसे ही कट गए परिवार की वजह से। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय और जनसंचार। देखिए विद्यालय और जनसंचार समाजीकरण का द्वितीयक संस्थाएं हैं। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकास होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होता है? ध्यान से समझिएगा, परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस की बात की जा रही है। यानी कि कोई सिचुएशन अगर ऐसा होता तो इसका क्या परिणाम हो रहा होता, अगर सिचुएशन ऐसे है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। मतलब कि अमूर्त चीज़ों के बारे में परिकल्पनाएं करना कहा जा रहा है, और अमूर्त चीज़ों के बारे में निगमनात्मक तार्किकता विकसित होना, ये अमूर्त की बात हो रही है। ठीक है, और ये जो बच्चे का जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अमूर्त चिंतन का कॉन्सेप्ट किस में आता है? वो चौथे चरण में आता है, यानी कि औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, पहले ही विकल्प में अमूर्त संक्रियात्मक दिया गया, यही इसका सटीक जवाब होगा, बाकी के गलत हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? ध्यान से समझिएगा, जीन पियाजे के हिसाब से पूछा गया है। दूसरे विकल्प की बात करें तो देखिए संगठन तो पियाजे का शब्द है, संतुलीकरण भी है, अनुकूलन भी है, लेकिन सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक सांस्कृतिक जो टर्म दिया था वो लेव वाइगोत्स्की का है। सांस्कृतिक उपकरण जो है वो लेव वाइगोत्स्की का है, और प्रश्न जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए संस्कृति, ये भी लेव वाइगोत्स्की का टर्म है। भाषा की अगर बात करें तो लेव वाइगोत्स्की ने बताया था कि भाषा पहले जन्म लेती है तब विचार आता है, यानी कि भाषा को लेव वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण माना था। तो ये सभी चीज़ें जो है देखिए सहपाठी पाठन, अंतःक्रिया, इंटरेक्शन की बात की जा रही है, ये सभी लेव वाइगोत्स्की के टर्म है, इस वजह से ये विकल्प हमारा नहीं होगा। तीसरा देखिए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, सजा का प्रस्तुतिकरण और निवारण। जीन पियाजे के द्वारा पुनर्बलन या फिर पॉजिटिव या फिर निगेटिव पुनर्बलन, दंड, पुरस्कार, इन सबको बहुत ज़्यादा तवज्जो उनके द्वारा नहीं दिया गया था। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और उनमें उत्सुकता इतनी ज़्यादा होती है कि उनको कोई इनाम देने की आवश्यकता नहीं है चीज़ों को खोज करके जानने के संदर्भ में। वो खुद उत्सुक हैं, खुद इंटरनली मोटिवेटेड है चीज़ों के बारे में जानने के क्रम में। ठीक है, इसलिए उनको पुनर्बलन या फिर किसी भी प्रकार का पुरस्कार देने की आवश्यकता ही नहीं होती है उनको सिखाने के लिए। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए परिपक्वता
क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण। ये विकल्प जीन पियाजे के हिसाब से बिल्कुल सही है। आपको लग रहा होगा कि सामाजिक टर्म तो इसमें भी आया हुआ है और सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत जो था वो ले वाइगोत्स्की का था, लेकिन ध्यान से समझिएगा यहाँ पर सामाजिक के साथ साथ अनुभव भी आया हुआ है। अब जीन पियाजे ने बताया था कि बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं। अब जब बच्चा खुद करेगा तो निश्चित तौर पर उसको अनुभव प्राप्त होगा, खुद करने से अनुभव ही तो प्राप्त होगा। और ये अनुभव वो कहाँ से ले रहा है? अपने परिवेश में ही तो लेगा या फिर अपने समाज के लोगों के बीच में ले रहा होगा। यानी कि यहाँ पर अनुभव टर्म आने की वजह से ये जो है ये जीन पियाजे का शब्द बन चुका है। भले इसमें सामाजिक लगा हुआ है, लेकिन बच्चा अनुभव कहाँ से प्राप्त करेगा? खुद करके कहाँ से सीखेगा? समाज में ही तो करेगा या फिर विद्यालय में करेगा, और विद्यालय क्या है? समाजीकरण का ही तो पार्ट है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर, मान लीजिए बच्चे ने प्रयास किया और स्वतंत्र रूप से अपने प्रयास के माध्यम से वो यहाँ तक पहुँच सकता है, यानी बच्चे का स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर ये है। और आगे पढ़िए, उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो वह वयस्क के मार्गदर्शन यानी हेल्प या फिर अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त कर सकता है। तो बच्चा अपने प्रयास से यहाँ तक जा रहा था और किसी वयस्क या फिर किसी भी हेल्पर की मदद से वो यहाँ तक पहुँच गया, तो इसके बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, बच्चा अपने प्रयास से जहाँ तक जा सकता है और बाहरी मदद की वजह से वो जहाँ तक पहुँच सकता है, उसके बीच के क्षेत्र को ही हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी कि जेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। देखिए, पहले 3 विकल्प में इसकी बात नहीं की गई है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। विकल्प नंबर 4 में देखिए, निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी की बात की गई है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की ने यह माना था कि पहले भाषा आती है तब संज्ञानात्मक विचार जन्म लेते हैं। यानी कि विचार क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी कि पहले भाषा आएगी तब संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। ठीक है, इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। लेव वाइगोत्स्की ने बताया था कि पहले भाषा आती है तब विचार जन्म लेता है। जैसे कि मान लीजिए 6 माह का एक बच्चा है, 6 माह का एक बच्चा है, तो अभी उसके पास भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है। कैसे? जैसे कि 6 माह का बच्चा है, जब इसको भूख लगा तो वो बोल तो सकता नहीं है, लेकिन वो रो करके बताने लगता है कि हाँ मुझे भूख लगी है। वो रोने लगता है, रो करके जब वो बता रहा होता है, रो रहा होता है तेजी तेजी से, तब उसके माता के मन में ये विचार जन्म लेता है कि बच्चे को भूख लगी हो सकती है, इस वजह से हो सकता है कि बच्चा रो रहा है। यानी कि पहले बच्चे की भाषा आई, बच्चे ने पहले रोना शुरू किया, यानी बच्चे का पहले भाषा आया, उसके बाद से उसकी माता के मन में विचार आया कि बच्चे को भूख लगी होगी। यानी भाषा के बाद ही उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अगर यही प्रश्न जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया रहता तो उनके हिसाब से पहले विचार आता है तब भाषा जन्म लेती है। ठीक है, लेकिन प्रश्न लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया था, तो इनके अनुसार भाषा यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कैरोल गिलिगन द्वारा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, उसमें जो उन्होंने परीक्षण किया था वो केवल पुरुषों पर किया था, महिलाओं पर कोई भी परीक्षण नहीं किया था। इस वजह से यही इनके सिद्धांत का सबसे बड़ा आलोचना है कि उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में इस प्रकार का कोई भी परीक्षण नहीं किया था। तो इसके संदर्भ में कैरोल गिलिगन जो थे, उन्होंने ये बताया कि पहले इस प्रकार की मान्यता थी कि जो चिंतन करने का कौशल है वो केवल पुरुषों में होगा। इस वजह से वो नारी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिए थे और इसी लिए उनका आलोचना किया गया था कैरोल गिलिगन के द्वारा कि उनका जो सिद्धांत है वो पूरी तरीके से सत्य नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने केवल एक पक्ष, एक ही जाति, एक ही लिंग पर केवल परीक्षण किया है जो कि पुरुष जाति है। बाकी के नारी जाति पर उन्होंने इस प्रकार का कोई भी परिप्रेक्ष्य, उसके परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार का कोई भी एक तरीके से परीक्षण नहीं किया था और इसी बात को लेकर के उनका आलोचना होता है। तो देखिए, पहले ही विकल्प में बात किया गया है, यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है, यानी
ये सिद्धांत नहीं, ये कंफ्यूज मत हो जाएगी कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में कहा जा रहा है। इनके द्वारा जो कोरोल गिल्गन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, यानी जो आलोचना की गई है, उन्होंने बताया कि नारीवादी परिप्रेक्ष्य में इसके संबंध में लॉरेंस कोहलबर्ग ने कुछ नहीं बताया, और ये केरोल गिल्गन के संदर्भ में लिखा गया है कि इनका जो एक तरीके से आलोचना है वो किसके परिप्रेक्ष्य में, वो नारीवादी के परिप्रेक्ष्य में है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है, यथा योग प्रक्रिया करती है, यह बड़ी होकर के मनोचिकित्सक बनना चाहती है, वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, निशा जो है वो अपनी सहेलियों की और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है, यानी कि उसकी सहेली और उसके परिवार के सदस्य ये क्या हो गए, वो बाहर के व्यक्ति हो गए, यानी कि दूसरों के मन के बारे में जान लेना वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उदाहरण है, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। एक तरीके से हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर ने कई प्रकार की बुद्धि बताई थी, इसी में से एक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि उन्होंने बताया था, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के मन की स्थिति को जान सकता है, यानी दूसरे के मन की स्थिति की अगर जानने की बात आती है तो वहां पर अंतर्वैयक्तिक होता है, और अगर खुद के मन के अंदर की बात होती तो वहां पर अंतःवैयक्तिक होता है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाला ये है। अगर दूसरे के व्यक्ति के मन की बात होती है तो अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल होगा, और अगर खुद के अंदर होती तो इंट्रापर्सनल या फिर उसे अंतःवैयक्तिक कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए सहेली और परिवार के सदस्य यानी दूसरे व्यक्तियों के अंदर मन को झांकने की बात की जा रही है, इस वजह से इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादों को भंग करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। भंग करना यानी कि उसको खत्म करना है, किसको, जेंडर रूढ़िवादिता को। जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है, रूढ़िवादिता को पहले समझिए, जो समाज के द्वारा हमारे ऊपर विचार थोपे गए हैं, और वो भी जेंडर को लेकर के, कि अगर आप लड़के हैं तो आप ये काम करेंगे, अगर आप महिला हैं तो आप घर का काम करेंगी, यानी कि लिंग के आधार पर जो समाज के द्वारा हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के विचार रूढ़िवादी तरीके से थोपे गए हैं, उसे ही जेंडर रूढ़िवादिता कहा जाता है। और इसको भंग करने के लिए एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जेंडर रूढ़िवादिता को हमें चैलेंज करना होगा, और कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे आज के समाज के, जिससे बच्चों के मन में ये भावना उत्पन्न हो कि हाँ, लड़कियां हैं तो वो बाहर का भी काम कर सकती हैं, और लड़के हैं तो वो घर के अंदर का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प देखिए, अकादमिक क्षेत्रों के आकलन में उनके अंक कम कर देने चाहिए। अंक कम करने की बात की जा रही है, ये विकल्प बहुत ज़्यादा संकुचित है और इतना ज़्यादा निगेटिव वाला है। जैसे कि मान लीजिए, अगर बच्चा कुछ मिसकॉन्सेप्शन अपने माइंड में बना लिया है, या फिर किसी भी प्रकार का रूढ़िवादी विचार अपने मन में बना लिया है, तो आप कह रहे हैं कि आप उसके नंबर काट लेंगे। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई ना। बच्चे का वो मिसकॉन्सेप्शन को दूर करना है, बच्चे की उस गलत अवधारणा को दूर करना है। नंबर कम करके अधिक करके क्या होगा, नंबर यहां पर किसी की भी अधिगम का एक तरीके से परिचायक नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि बच्चा अगली कक्षा में एडमिशन लेना है। बच्चा कितना सीखा है, इससे नंबर का कोई खास लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि बच्चा रट करके नंबर लाया हो। तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर नंबर उसके अच्छे हैं तो उसने सीख भी लिया है, क्योंकि कई बच्चे रट करके भी नंबर पा जाते हैं। इस वजह से अंक जहां पर भी आपको दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है। कभी भी अंक वाले विकल्प को मत चुनिएगा, वो हमेशा निगेटिव होता है। हमेशा उसको आप गलत मान करके चलिए अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। तीसरा विकल्प देखिए, जो विद्यार्थी ऐसे रूढ़िवादों को व्यक्त करते हैं उनका मजाक उड़ाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है। अब बच्चे का जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको आप दूर नहीं कर रहे हैं, ऊपर से बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं। तो अगली बार वो बच्चा कक्षा में कोई भी प्रश्न पूछने या फिर अपने आप को अभिव्यक्त करने में हिचकेगा, इसलिए क्योंकि उसे डर लगेगा कि अगर मैं कुछ बोल दिया तो मेरा फिर से मजाक उड़ाया जाएगा। यानी इससे बच्चे में हीन भावना की संभावना उत्पन्न हो सकती है, बच्चा हीन भावना का शिकार हो सकता है। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, विद्यार्थियों को उन रूढ़िवादों के साथ रहने देना चाहिए। तो प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि उसको भंग करना, और विकल्प कर रहा है कि रहने देना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल विरोधाभास है। जब प्रश्न में ही पूछा गया है कि भंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप रहने क्यों दे रहे हैं, तो ये विकल्प तो बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादितों को चुनौती दे। मैं पहले ही कह चुका था, स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करिए। ऐसे कई समाज में उदाहरण है जो कि महिलाएं बाहर का अच्छे तरीके से काम कर पा रही हैं, और पुरुष जो है वो घर का काम या फिर विभिन्न 5 स्टार होटल में शेफ का काम कर रहे हैं, खाना बनाने का काम कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि इस प्रकार के जब आप विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करेंगे
तब बच्चों को लगेगा कि हाँ, जो चीज़ें समाज के द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई हैं वो एक तरीके से सही नहीं है। ये तय करना समाज का काम नहीं है कि हम लड़की हैं तो ये करेंगे और लड़का है तो ये करेंगे। ये हमारे रुचि के अनुसार होना चाहिए, ना कि समाज के द्वारा, यानी जेंडर रूढ़िवादिता हमारे ऊपर समाज के द्वारा नहीं थोपी जानी चाहिए। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप बच्चे को विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाशिए पर रहने वाले परिवार के बच्चों की कक्षा में अक्सर अवहेलना की जाती है, तब भी जब वह बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं। कक्ष में इस प्रकार के आचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों का समूह उत्तरदायी है? ध्यान से समझिएगा। हाशिए पर रहने वाले परिवार के बच्चे की बात कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे परिवार की बात की जा रही है जो कि सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। ठीक है, और उनके बच्चों की कक्षा में अक्सर मजाक बनाया जाता है, अवहेलना की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रदर्शन का चाहे भले ही वो कितना ही अच्छा परफॉर्मेंस दें क्यों ना दे दें वो बच्चे, फिर भी उनका अवहेलना किया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है। तो इस प्रकार के आचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि हाशिए पर रहने वाले परिवार के बच्चों के प्रति शिक्षक अक्सर पूर्वग्रहित होते हैं, यानी कि पूर्वाग्रह अपने मन में पहले से ही बना लेते हैं कि ये बहुत पिछड़ा बालक है तो ये अच्छी तरीके से अधिगम नहीं कर सकता। ये क्या है? बिना बच्चे की क्षमता को जाने बच्चे के बारे में अपने मन में विचार बना लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की अवहेलना के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए ये विकल्प सही होगा। दूसरा देखिए, सहपाठियों में विविधता व इन बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में संवेदनशीलता का अभाव। जाहिर सी बात है, जब एज ए टीचर आप या फिर उसके जो सहपाठी हैं वो इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप उसका मजाक उड़ाएंगे। जैसे कि अगर आप उस बच्चे के गरीबी के बारे में नहीं जानते हैं, गरीबी आखिर वो इतना पिछड़ा क्यों है, सामाजिक तौर पर आज तक वो मुख्य धारा में क्यों नहीं आया, जब तक आप उसके प्रति संवेदनशील नहीं होंगे तब तक आप उसकी समस्याओं को नहीं समझ सकते। इस वजह से ये निश्चित तौर पर संवेदनशीलता के अभाव की वजह से भी इस प्रकार की अवहेलना की जाती है, इस वजह से ये भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। तीसरा देखिए, हाशिए पर रहने वाले परिवार के बच्चों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009 की बात की जा रही है कि अंतर्गत शिक्षा से वंचित रखा गया। तो यह विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति, बिना किसी लिंग, बिना किसी भेदभाव के आरटी एक्ट 2009 ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालक को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है हाशिए पर रहने वाले परिवार के बच्चों के साथ, और जबकि यह विकल्प कह रहा है कि उनको वंचित रखा गया है आरटी एक्ट में, इस वजह से निगेटिव हो गया। ठीक है, यानी विकल्प नंबर 1 और 2 केवल पॉजिटिव है। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर 3 में बात की गई है, 1 और 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में मूल्यांकन का अभिरूप किस मूल्यांकन से किस मूल्यांकन में हो जाना चाहिए? ध्यान से समझिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, योगात्मक से रचनात्मक हो जाना चाहिए। क्यों? देखिए, योगात्मक का मतलब होता है कि जो आपके सत्र के अंत में परीक्षा होती है, यानी कि एक बार केवल परीक्षा लेने की बात करता है योगात्मक मूल्यांकन, जो कि सत्र के अंत में, वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा के तौर पर होता है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ कि सत्र के बीच में जब भी बच्चा कोई गतिविधि कर रहा है, कक्षा में कोई भी गतिविधि कर रहा है, तो उसी दौरान उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। और रचनात्मक मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन का ही एक प्रकार है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जब कक्षा में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है बच्चे को, या फिर कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट के खत्म होने के बाद से या फिर उस चैप्टर के खत्म होने के बाद से बच्चे को आ रही समस्याओं को जानने के लिए उसका मूल्यांकन किया जाता है, जिसे हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। यानी कि ये सत्र के बीच में कई बार मूल्यांकन होगा। जब 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 चैप्टर खत्म होगा या फिर जब जब कॉन्सेप्ट खत्म होगा, तब बच्चे का मूल्यांकन हो रहा होगा। तो ये सतत मूल्यांकन है, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन को खत्म करके सतत मूल्यांकन की तरफ आगे बढ़ने को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है। यानी कि सत्र के अंत में केवल परीक्षा ना हो, सत्र के बीच में लगातार बच्चा जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए। और इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में चिंतन के आकलन में मदद करेंगे? चिंतन यानी कि थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है। उसका असेसमेंट करना है कि कौन सा प्रश्न बच्चों में
क्रिटिकल थिंकिंग के असेसमेंट में मदद करेगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो बहुत से बच्चे जो प्राइमरी के हैं या फिर अपर प्राइमरी के हैं वो रटे हुए हैं इस प्रश्न का जवाब। तो इसमें कोई भी बच्चा अपने हिसाब से क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहा है, वो कोई भी मौलिक विचार नहीं सोच रहा है, वो चीज़ों को रटा हुआ है कि हाँ भारत की राजधानी ये है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं वो रट करके भी दिए जा सकते हैं, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आकलन नहीं किया जा सकता। दूसरा देखिए, परिभाषाओं के लिए एक शब्दीय रिक्त स्थान वाले प्रश्न, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि एक शब्द के माध्यम से हो सकता है कि वो परिभाषा भी रट लिया हो, तो एक शब्द के माध्यम से किसी के भी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हम लोग आकलन नहीं कर सकते, ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, प्रत्यास्मरण आधारित लघु सवाल। प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल करने की बात की जा रही है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट बच्चे ने सीख लिया है उसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ उगल देना, यानी कि जो चीज़ हमने सीख लिया उसी को फिर से रिकॉल करना, उसी को सिर्फ याद करने के सेंस में, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, संदर्भित चिंतनशीलता आधारित सवाल। संदर्भित यानी कि उससे जुड़ा हुआ कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चंस और चिंतनशीलता, जिस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्रिटिकल थिंकिंग करने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर मैं ये आपसे पूछूं प्रश्न कि भारत की गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो प्रत्येक बच्चा अपनी चिंतन शक्ति के हिसाब से मौलिक विचारों को सोच रहा होगा कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं भारत की गरीबी को दूर करने के लिए। तो ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने के बाद उसके चिंतन के कौशल का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वे विद्यार्थी जिन्हें वाच वैफल्य को थोड़ा सा मैं आपको अंग्रेजी में दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर डिस्लेक्सिया के संबंध में कहा गया है, ठीक है, यानी कि पठन वैफल्य की बात की गई है, ठीक है, डिस्लेक्सिया की बात की गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि वो विद्यार्थी जिन्हें डिस्लेक्सिया है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए, यानी किसे नहीं करना चाहिए, निगेटिव सेंस में पूछा गया। ठीक है, चलिए पहला दिया गया कि बहुसंवेदी शिक्षा शास्त्रीय उपागम, यानी कि मल्टीपल तरीके से शिक्षा शास्त्र को रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है। तो ये तो बिल्कुल सही है ना कि बच्चा जो डिस्लेक्सिया से जूझ रहा है, यानी कि जो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, पढ़ने में उसको कठिनाई महसूस हो रही है, अगर उसी कॉन्टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो विभिन्न तरीकों से रिप्रेजेंट करने के माध्यम से बच्चा उसको समझ सकता है, तो ये उसको हेल्प करेगा, पॉजिटिव है। और चूंकि पॉजिटिव है इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। चौथा विकल्प देखिए, लचीला पाठ्यक्रम। लचीला यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है जब बच्चे को समस्या आ रही है तो उसके लिए पाठ्यक्रम थोड़ा लचीला होना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक है वो तो तेजी से सीख रहा है, लेकिन अगर उसी के क्रम में उतने ही स्पीड से हम लोग ये मान करके चले कि ये भी बच्चा सीखेगा जो पठन वैफल्य से जूझ रहा है, तो हम लोग उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे की ज़रूरत ये है कि उसको व्यक्तिगत तौर पर उसको ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये तभी संभव होगा जब लचीला पाठ्यक्रम होगा, यानी कि ये विकल्प भी पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, व्यक्तिगत लक्ष्य समुच्चय, यानी कि अब इस बच्चे का टारगेट अलग है, जैसे जो बहुत तेजी से सीख रहा था उसका टारगेट अलग है, उसके मानसिक स्तर के हिसाब से आपको उसको कंटेंट देना होगा, लेकिन इस बच्चे का व्यक्तिगत लक्ष्य समुच्चय अलग है, यानी कि अभी इसकी मजबूरी है कि बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर ही नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में पहले इसको टारगेट के तौर पर हमें यह देना होगा कि बच्चा कम से कम पढ़ने लायक तो बने, उसके बाद ही तो उसको उच्च स्तर का चीज़ें देंगे आप। इस वजह से इसका इंडिविजुअली आपको ध्यान देना होगा, उसी की बात कर रहा था विकल्प नंबर 3, ये भी पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, मानकीकृत आकलन। मैं बार बार कह रहा हूं जहां पर भी मानकीकृत आकलन की बात आ जाए वो हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए मानकीकृत का मतलब कि सबके लिए एक आकलन की बात कर रहा है, जो बहुत तेजी से सीख रहा है, जो प्रतिभाशाली बालक है और जो पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो क्या उन सबका एक आधार पर हम लोग आकलन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर एक ही तरीके से आप आकलन करेंगे तो प्रतिभाशाली बालक तो वैसे ही तेज निकल रहा है, अब इस बच्चे के मन में हीन भावना का शिकार हो जाएगा ये बच्चा कि मैं तो एक तो पहले से ही नहीं सीख पा रहा हूं, ऊपर से उस टॉपर के साथ मेरा कंपैरिजन किया जा रहा है। तो मानकीकृत आकलन हमेशा निगेटिव होता है जहां पर भी आपको दिखे, और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियां समावेशन को बढ़ावा देती हैं? समावेशन यानी कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलने में बढ़ावा देगी। पहला दिया गया है बाधा मुक्त पहुंच, यानी कि कोई भी बैरियर नहीं है, तो जब कोई भी बैरियर नहीं होगा तो निश्चित तौर पर सबके लिए हेल्पफुल होगा, यानी कि चाहे बच्चा जिस भी माध्यम से सीखना चाहे,
सबके लिए कोई बैरियर ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह समावेशन में मदद करेगा, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, सहायक यंत्र और तकनीकी आधारित उपयुक्त उपकरण। सहायक यंत्र का मतलब क्या हुआ कि जो जिसके लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जो सुन नहीं सकता उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए विजुअल क्लिप्स की आवश्यकता है या फिर कान वाली मशीन की आवश्यकता है, और जो देख नहीं सकता उसके लिए क्या जरूरत है, ब्रेल लिपि की आवश्यकता है। यही बोला जा रहा है कि सहायक यंत्र जो कि उसको सहायता देगा, सहायता प्रदान करेगा जो चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट है उसके संदर्भ में, और तकनीकी आधारित उपयुक्त उपकरण, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, समान या विशेष विद्यालय के साथ साथ गृह आधारित शिक्षा का विकल्प, तो ये भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। यानी कि ऐसे बच्चे जो एक तरीके से मूव नहीं कर सकते, यानी कि जो शारीरिक अक्षमता विकलांगता से बहुत ज़्यादा विकलांगता से जूझ रहे हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, अगर उनको घर पर ही शिक्षा का विकल्प दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनके समावेशन में ये मदद मिलेगी। ठीक है, इस वजह से ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। चौथा देखिए, एक रूप संरचनाबद्ध पाठ्यचर्या और आकलन के तरीके, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि सबको एक ही तरीके से पाठ्यचर्या और आकलन के तरीके के संदर्भ में कहा जा रहा था। तो जो श्रवण बाधित है और जो दृष्टि बाधित है, क्या एक पैमाने पर दोनों का आकलन किया जा सकता है? क्या लिखित परीक्षा के माध्यम से श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित परीक्षा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जो श्रवण बाधित है वो तो दे लेगा, लेकिन जो दृष्टि बाधित है वो पेन पेपर पर पेंसिल नहीं दे पाएगा क्योंकि वो देख ही नहीं सकता। और जो श्रवण बाधित है वो मौखिक परीक्षा नहीं दे सकता, लेकिन जो दृष्टि बाधित है वो मौखिक परीक्षा दे सकता है। यानी सबका एक पैमाने पर हम लोग आकलन नहीं कर पाएंगे, और ये कह रहा था कि सबके लिए एक आकलन होना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। मैं थोड़े से तीसरे विकल्प पर एक बार फिर से चर्चा करना चाहूँगा। आपके मन में ये प्रश्न जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि समावेशन का तो मतलब ये होता है कि कक्षा में सभी विद्यालय को एक साथ लेकर के चलना है, किसी से बिना भेदभाव किए हुए, और जबकि ये विकल्प कह रहा था कि गृह आधारित शिक्षा का विकल्प। देखिए यहां पर इस वजह से मैंने तीसरे विकल्प को पॉजिटिव किया कि क्योंकि अगर आप चारों विकल्पों में जाएंगे, चारों विकल्पों में देखिए सब में 3-3 विकल्प दिए गए हैं, यानी हमारी मजबूरी है कि हमें 3 विकल्प एनी हाउ चुनना ही चुनना है। ठीक है, और जब आप यहां पर देखेंगे चौथा विकल्प तो बिल्कुल ही निगेटिव था, तो ये तो आप हटा ही दीजिए। तो बाकी के 3 विकल्प तो अब हमारी मजबूरी हो गई ना कि तीनों को लेकर के चलना है। इस वजह से गृह आधारित शिक्षा होने के बावजूद भी हमारी मजबूरी है कि समावेशन में हम इसको शामिल करेंगे, क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एनी हाउ बच्चे को पढ़ाना है, चाहे उसको घर पर ही क्यों ना पढ़ाना पड़े। चूंकि यहाँ पर तीनों विकल्प हमें लेकर के चलना ही है, इस वजह से हमारी मजबूरी थी कि तीसरे विकल्प को हम लोग सही करें। अब हमारा विकल्प क्या बन जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, विकल्प 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अपसारी चिंतन, विचारों में मौलिकता और नव उत्पादन जैसी विशिष्टताएं निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो अपसारी चिंतन क्रिएटिविटी से यानी सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है, मौलिकता भी सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है, और नव उत्पादन यानी नई नई चीज़ों को बनाने के संदर्भ में ये भी क्रिएटिविटी ही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिएटिविटी या फिर सृजनात्मकता इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मकता इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है? चौथा विकल्प दिया गया है नामीकरण, यानी कि लेबलिंग की बात की जा रही है। प्रत्येक बच्चे को योग्यता के आधार पर लेबल देने की बात की जा रही है कि तुम टॉपर हो, तुम मिडिल में हो और तुम बिल्कुल कमजोर हो। इस प्रकार से नामीकरण करने की बात की जा रही है। तो समावेशी कक्षा बिना किसी भेदभाव के सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करता है। नामीकरण निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए पृथकता की बात की जा रही है, यानी कि अलगाव की बात की जा रही है, बंटवारे की बात की जा रही है, जबकि समावेशी कक्षा सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है। इस वजह से ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब देखिए 2 विकल्प बचा, एक तो समानता और दूसरा समता। थोड़ा सा मैं इंग्लिश में बताना चाहूंगा। देखिए समानता को इंग्लिश में इक्वलिटी बोलते हैं और समता को इंग्लिश में इक्विटी बोलते हैं। यहां पर देख लीजिए इसका सही उत्तर जो होगा वो समता होगा, ना कि समानता होगा। क्यों समानता नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के, ना तो जाति के आधार पर, ना तो लिंग के आधार पर, ना तो सामाजिक आर्थिक किसी भी आधार पर बच्चे से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि आरटीई एक्ट के अंतर्गत सभी बच्चों को समान मान लिया गया है। अब आरटीई एक्ट का रोल बस इतना तक था कि जितने भी बच्चे हैं उसको विद्यालय तक लाया जाए। अब विद्यालय में जाने के बाद समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आता है कि बच्चे से कोई भेदभाव कक्षा में ना हो, और इस वजह से ये जरूरी है कि सभी बच्चे की हिस्सेदारी होनी चाहिए। हिस्सेदारी कहने का मतलब कि प्रत्येक बच्चा कक्षा में अपने आप को सहज महसूस करे, इस वजह से उसकी भी बात होनी चाहिए, उसके भी अनुभव को महत्व दिया जाना चाहिए, उसके भी महत्व को हिस्सेदारी होना चाहिए कक्षा में, और इसी हिस्सेदारी को अंग्रेजी में इक्विटी बोलते हैं और या फिर समता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। और समानता इस वजह से नहीं होगा क्योंकि समानता तो हमें आरटीई एक्ट कानून ही दे चुका है,
और ये कानून सिर्फ विद्यालय तक ले जाने तक के लिए है। अब विद्यालय में जाकर के कानून थोड़ी देखेगा कि आपके विद्यालय में बच्चे से भेदभाव किया जा रहा है या नहीं। कानून का काम सिर्फ इतना था कि प्रत्येक बच्चे को विद्यालय तक पहुंचा दे। अब विद्यालय के अंदर कक्षा में सबके साथ समान व्यवहार किया जा रहा है या नहीं, ये कौन देखेगा? ये देखेगा, समता देखेगा, यानी इक्विटी देखेगा कि सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और यही समावेशी कक्षा बल देती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव होगा और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेगी? दृश्यबाधित यानी कि जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? या तो ब्रेल लिपि या तो बोल करके उनको बताया जाए, ठीक है, यानी कि जो श्रव्य सामग्री होगी वो उनको हेल्प कर सकती है, या तो ब्रेल लिपि। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया हस्तलिखित नोट्स, तो हस्तलिखित नोट्स को तो वो देख ही नहीं पाएंगे ना, तो ये उनकी हेल्प नहीं करेगा। चित्र और आरेख, तो चित्र और आरेख वो देख नहीं सकते हैं, इस वजह से ये भी हेल्प नहीं करेगा। मानचित्र और ग्लोब, ये भी उसे देख नहीं सकते हैं। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4, देखिए श्रव्य टेप। श्रव्य यानी कि जिससे वो लोग सुन सकते हैं, तो उसकी आंख खराब है, कान नहीं खराब है, तो भले ही वो दृष्टिबाधित था, बावजूद इसके वो सुन सकता है, इस वजह से श्रव्य टेप जो है वो उसके लिए मददगार होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक माध्यमिक स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचनात्मक ढांचे का लक्षण नहीं है? निगेटिव सेंस में पूछा गया है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि अधिगमकर्ताओं को विविध स्रोतों से सीखने के लिए प्रेरित करना, तो ये तो पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अधिगमकर्ताओं के सवाल पूछे जाने की तारीफ करना, जाहिर सी बात है इससे बच्चे मोटिवेट होंगे और ज़्यादा कक्षा में प्रश्न पूछने के संदर्भ में, यानी ये पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, सामूहिक चर्चा के मौके प्रदान करने में, तो सामाजिक संरचनात्मक ढांचा यानी कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे समूह में ही इंटरेक्शन करके सीखते हैं, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, समूह चर्चा की बात कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए सभी अधिगमकर्ताओं को एक जैसा जवाब देने और एक जैसे तरीके का अनुसरण करने को उकसाना, ये विकल्प निगेटिव है, और चूंकि निगेटिव ही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब है, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसा जवाब नहीं दे सकते और इसके लिए हम उसको उकसा भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चे एक जैसा जवाब देने के लिए फिर रटने लगेंगे, इस वजह से ये निगेटिव था और निगेटिव होने की वजह से यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के लिए बाधक है? ध्यान से समझिएगा, बाधक पूछा जा रहा है, यानी फिर से निगेटिव सेंस में पूछा गया है, ठीक है, इसी को ध्यान में रखिएगा। उत्तर ढूंढते हैं। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि साधन लक्ष्य विश्लेषण, लक्ष्य क्या है, यानी जो टारगेट है, टारगेट क्या है? समस्या का सॉल्व करना, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और साधन क्या है, यानी कि हमारे पास कौन कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम लोग उसका यूज करके लक्ष्य तक, यानी कि टारगेट तक, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के साधनों का ही तो इस्तेमाल करना होगा और उसका विश्लेषण करना होगा। कि जैसे मान लीजिए एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, हमारे पास 5 विधियां हैं, तो हमें यह तय करना होगा पांचों विधियों का विश्लेषण करके कि कौन सी विधि को हम लोग अपनाएं, ठीक है, इसी को बोला जा रहा है साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो ये तो बिल्कुल उसकी हेल्प करेगा ना, समस्या समाधान को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को हेल्प करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व होने में हेल्प करेगा, यानी कि पॉजिटिव सेंस में है। और प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना। कारण यानी कि कॉज क्या है और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं समस्या समाधान के कौशल से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव पूछा गया था। दूसरा देखिए, अनुरूपक का प्रयोग करना। अनुरूपक मतलब कि एक समस्या के सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसे हम लोग अल्टरनेट बोलते हैं, उसी की बात किया जा रहा है कि एक समस्या के अलग अलग तरीके, अनेक रूपों का प्रयोग करना। तो ये विकल्प भी पॉजिटिव है क्योंकि समस्या समाधान कौशल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए प्रकार्यात्मक आबद्धता या फिर स्थिरता। स्थिरता यानी कि बिल्कुल रिजिडिटी की बात की जा रही है, यानी कि बिल्कुल फंक्शनली रिजिड होने की बात की जा रही है कि नहीं, अगर एक प्रश्न के सॉल्व करने के 50 तरीके हैं तो भी मैं अड़ा हुआ हूं कि नहीं, मैं एक ही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, भले ही मैं प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों ना कर ही नहीं पा रहा हूं, फिर भी मैं डटा हुआ हूं, मैं अड़ा हुआ हूं, बिल्कुल रिजिड हूं कि नहीं, मैं इसी विधि से प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कौशल में बाधा उत्पन्न करेगा कि जब मुझे नहीं आ रहा है उस विधि से, तो क्यों मैं उस विधि का प्रयोग करूं, क्यों मैं उस विधि का प्रयोग करूं, क्यों ना उस विधि को हटा करके दूसरे विधि का प्रयोग करूं। तो अगर मैं इस बात को लेकर के बैठ गया हूं कि नहीं, मैं इसी विधि का प्रयोग करूंगा, यानी कि फंक्शनली बिल्कुल रिजिड हो गया हूं, तो ये बाधक होगा उस प्रश्न को सॉल्व करने में। और चूंकि ये निगेटिव है और निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगर एक विद्यार्थी किसी प्रक्रिया को मूल्यवान मानता है लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रण हो, तो इस अवस्था में विद्यार्थी किस तरह से भाव का
एहसास होगा। ध्यान से समझिएगा, वो व्यक्ति जानता है कि ये क्रिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करना ही होगा, लेकिन उसके पास उसको करने के लिए बहुत कम नियंत्रण है, यानी वो काम उसके कंट्रोल में है ही नहीं। तो जब वो करना चाहता है और वो कर नहीं पा रहा है, तो इससे बच्चे में फ्रस्ट्रेशन होगा, यानी कि कुंठा होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया है और एक तर्क दिया गया है, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। चलिए जल्दी से स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक अध्यापक को बच्चों की विभिन्न घटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा में कोई स्थान नहीं देना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि लेव वाइगोस्की, जो कि संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे, वो ये मानते थे कि बच्चे एक दूसरे से चर्चा करके, इंटरेक्शन करके, कम्युनिकेट करके ही सीखते हैं, और ये विकल्प चर्चा करने से ही रोक रहा है। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तर्क देखिए क्या कहा जा रहा है कि बच्चे अपने आप कारक व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि ये मान रहा है कि बच्चे योग्य नहीं है, बच्चे सक्षम नहीं है कारक और व्याख्याओं को विकसित करने के संदर्भ में। तो बच्चे, आज के बच्चे की अगर हम लोग बात करें, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये माना जाता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, खोज करके, अन्वेषण के माध्यम से। और ये विकल्प कह रहा है कि कारक और व्याख्या के बीच संबंध को वो विकसित करने में सक्षम नहीं है। ये विकल्प निगेटिव है संरचनावाद के हिसाब से। इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि ए और आर दोनों गलत होगा। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर फिर से देखिए, एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा उसका तर्क दिया गया, रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। चलिए जल्दी से स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों के परासंज्ञान को मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, क्षमताओं के विकास पर बल दे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही दिए हुए हैं। उनका ये मानना था कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर ज्यादा जोर देना चाहिए टीचर को। तो ये यही विकल्प पहला 1 कह रहा है, तो ये विकल्प तो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, तर्क क्या कहा जा रहा है, जब बच्चे अपनी धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तब वो अधिगम को नियमन करने में और अधिक योग्य हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, और ये कहीं ना कहीं पहले स्टेटमेंट का सही तरीके से व्याख्या कर रहा है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बच्चों के संज्ञान को मजबूत करने, उनकी क्षमता को विकसित करने पर बल देना चाहिए। और दूसरा विकल्प ये कह रहा है कि जब बच्चे अपनी अवधारणा को समझने लगते हैं, यानी कि उनके संज्ञान में वो अवधारणा आ चुका है, और चिंतन के बारे में जब वो जागरूक हो जाते हैं, यानी कि सब कुछ उनके संज्ञान में आ चुका है, तब बच्चे अपने अधिगम को खुद नियमन कर सकते हैं, खुद मैनेज कर सकते हैं, और उनका जो अधिगम है वो और ज़्यादा अर्थपूर्ण हो जाएगा। यानी कि ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की बिल्कुल सही तरीके से व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है, और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विद्यार्थी अधिगम के प्रति आतुर और अभिप्रेरित होते हैं जब अध्यापक, ध्यान से समझिएगा, आतुर और अभिप्रेरित यानी कि इंटरनली मोटिवेशन की बात की जा रही है, और तत्पर होते हैं कब होते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। विद्यार्थी खुद से तत्पर और इंटरनली मोटिवेटेड कब होते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि उन पर परीक्षण में अच्छा करने का तनाव और दबाव डालें। तो एज ए टीचर आपसे कहा जा रहा है कि आप बच्चों पर तनाव और दबाव डालेंगे, तब वो अभिप्रेरित होंगे। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि ये बच्चे पर तनाव और दबाव डालने से बच्चे एक तरीके से उनका रुचि खत्म होने लगेगा, और रुचि खत्म होगा तो इंटरनल मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सफलता पर पुरस्कार और असफलता पर दंड दे। दंड हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। ये विकल्प संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अधिगम प्रक्रिया को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखे, यानी कि टीचर को डोमिनेट करने की बात की जा रही है, उसमें कक्षा में बच्चों को महत्व देने की बात ही नहीं की जा रही है। जबकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक केंद्र में है और उसी को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसी को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। वैसे भी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि पूरी तरीके से एकमात्र केवल यही जितने भी शब्द होते हैं वो निगेटिव होते हैं। अगर आपको किसी भी विकल्प में दिख जाए और अगर विकल्प पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है और ये शब्द आ गए, तो विकल्प को संकुचित कर देते हैं, निगेटिव कर देते हैं, क्योंकि केवल एक ही पक्ष की ये बात करते हैं। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अधिगमकर्ताओं को संलग्नित करें और उन्हें अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाएं। अहम हिस्सा बनाएं यानी कि उनको भी कक्षा में सहभागिता दिखाई जा रही है, कक्षा में बच्चा भी सक्रिय है, यानी खुद भी इंटरेक्शन कर रहा है। और जब बच्चा सक्रिय होता है, और जब सक्रिय होने की वजह से जब उसमें रुचि जनरेट होता है, रुचि की वजह से उसमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, और यही इसका सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी नए संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक नया कॉन्सेप्ट है बच्चे को सिखाने के लिए, तो उसको सही तरीके से सिखाने के लिए एज ए टीचर आप क्या करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसी को आधार बनाते हुए उस पर नए ज्ञान को जोड़ करके आगे की शिक्षा देंगे, यही वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है, जानकारी को असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करना। खंड यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में, सब कॉन्सेप्ट में डिवाइड करने की बात की जा रही है, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, असंबंधित कहा जा रहा है। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा यानी इग्नोर करने की बात की जा रही है, जबकि एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देने की बात करता है और ये इसको इग्नोर करने की बात कर रहा है, अलग करने की बात कर रहा है। इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना। पूर्व ज्ञान यानी बच्चे का अनुभव, और अनुभव कहां से मिला है, परिवेश से, और परिवेश को ही इग्नोर करने की बात की जा रही है। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर टू देखिए, नई जानकारी को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है। फिर से निगेटिव सेंस में पूछा गया है। संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जो कि बच्चों को खुद सक्रिय होकर के अपने ज्ञान की रचना करने का मौका दे, उसके लिए कौन अनुकूल नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। पहला दिया गया है बहुअर्थ निर्णयन, यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से अर्थों के माध्यम से रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है, यानी अलग अलग तरीके से उसका अर्थ निकालने की बात की जा रही है। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सहयोग अधिगम, ये भी संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के संबंध में अनुकूल होता है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि सहयोग कैसे होगा, जब कक्षा में बच्चे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं या फिर टीचर बच्चों का सहयोग कर रहे हैं, तो ये इससे बच्चा कक्षा जो है वो इंटरेक्टिव बनेगा, क्योंकि सभी बच्चे ग्रुप में काम कर रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं संरचनात्मक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव था। तीसरा देखिए, व्यक्तिगत गति के आधार पर अधिगम, तो यह भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे की जरूरत को ध्यान में रखना होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का जो सीखने का गति है, व्यक्तिगत गति है जो अधिगम का, उस पर ध्यान रखना है और उसी की बात करता है विकल्प नंबर 3। इस वजह से यह विकल्प भी बिल्कुल पॉजिटिव था और हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा विकल्प देखिए, कंठस्थीकरण और शब्दशः स्मरण, रटना, याद करना, कंठस्थ, ये सभी शब्द हमेशा निगेटिव होते हैं, क्योंकि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करके सीखने पर जोर देता है, ना कि रटने पर। और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 यहां पर निगेटिव होने की वजह से बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस तरह के लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देंगे। ध्यान से समझिएगा, यह पूछा जा रहा है कि अगर आप भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं तो ये लक्ष्य कौन तय करेगा जिससे आप इंटरनली मोटिवेटेड होंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कई बच्चे क्या होता है कि इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं, जबकि उनके माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, और वो ज़बरदस्ती बच्चे का बिना इच्छा जाने उसका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करा देते हैं, और वो बच्चा इंजीनियरिंग के फील्ड में सफल नहीं हो पाता है। यानी कि देखिए, जब भी कोई हमारे ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपेगा, ये केवल माता पिता के, और माता पिता को यहाँ गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। इस वजह से जो भी हमारे ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपेगा, चाहे समाज हो, चाहे हमारे परिजन हो, चाहे हमारे शिक्षक हो, वो इंटरनल मोटिवेशन हमें तब तक नहीं देगा जब तक हम उसमें रुचि नहीं लेंगे। और चूंकि हम वो करना ही नहीं चाहते हैं, हम वो बनना ही नहीं चाहते हैं, इस वजह से वो लक्ष्य हमारे लिए व्यर्थ है। यानी कि जो लक्ष्य हम खुद डिसाइड करेंगे हमें क्या बनना है, वो उसमें हम रुचि लेंगे और उसी की वजह से हमारे अंदर इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा। यानी कि देखिए, सहपाठी निर्देशन ये तो होगा नहीं, अभिभावक निर्देशन ये भी नहीं होगा, अध्यापक निर्देशित ये भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, स्वनिर्देशित। स्व मतलब कि खुद से हम अपने लक्ष्य का निर्धारण कर रहे हैं कि हमें भविष्य में क्या बन रहा है। अब मैं मान रहा हूं कि मैं पहले से तय कर चुका हूं कि मुझे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, तो जाहिर सी बात है जब मेरा खुद का सपना है और मुझे पता है कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से मैं मेहनत भी करूंगा। यानी जब मेरा लक्ष्य है तो मैं इंटरनली मोटिवेटेड हूं उतना मेहनत करने के लिए। यही प्रश्न पूछा गया था कि किसके द्वारा लक्ष्य निर्धारण के वजह से बच्चे में इंटरनल मोटिवेशन आएगा, तो ये स्वनिर्देशित की वजह से आएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण क्या है। त्रुटि विश्लेषण का मतलब क्या हो गया कि बच्चों के द्वारा जो गलती की जा रही है उस गलतियों को विश्लेषण करना क्या है, यह हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया कि अप्रासंगिक है, यानी कि इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के द्वारा जो त्रुटि की जा रही है उसके माध्यम से हम लोग ये जान सकते हैं एज ए टीचर कि क्या हमारे द्वारा जो विधि अपनाई गई है वो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कक्षा में 100 बच्चे हैं और मेजॉरिटी 80 बच्चे वही गलती दोहरा रहे हैं, तो इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है ना विश्लेषण करने के बाद से कि हमारे द्वारा जो विधि अपनाई जा रही है वो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण विधि, हमारे शिक्षा शास्त्र, हमारे पैडागोजी को समझने में कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं मदद करता है। और ये विकल्प कह रहा था कि अप्रासंगिक है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, केवल विद्यार्थियों के लिए अप्रासंगिक है। केवल एकमात्र एक ही, यही, ये जितने भी वर्ड आपको दिख जाए वो कभी भी पॉजिटिव होंगे ही नहीं, ये हमेशा निगेटिव होते हैं। और चूंकि प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है इस वजह से आपको सोचना ही नहीं है, ये दोनों वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, चलिए एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक है। जाहिर सी बात है, देखिए अध्यापक के लिए तो मैं आपको बता चुका कि किस प्रकार से अध्यापक समझ सकता है कि उसके द्वारा जो शिक्षण विधि अपनाई जा रही है वो सही है अथवा नहीं। अब विद्यार्थियों के लिए कैसे ये फीडबैक का काम करता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कल कक्षा में कोई कॉन्सेप्ट टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, अब उस कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्न टीचर के द्वारा पूछे गए, बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं, क्योंकि कल तक उसे लग रहा था कि मुझे पूरा समझ में आ गया और आज वो कॉन्सेप्ट उसके माइंड से पूरा स्किप हो चुका है। तो जब वो प्रश्न पूछे जाएंगे टीचर के द्वारा और उसका उत्तर उसको नहीं आएगा, तो खुद से वो खुद का आकलन कर पा रहा है कि मुझे कल का कॉन्सेप्ट शायद समझ में ठीक से नहीं आया है। यानी ये विद्यार्थियों को भी फीडबैक देता है, क्या चीज, त्रुटि विश्लेषण, गलतियां। यानी कि ये विद्यार्थी के साथ साथ अध्यापक दोनों के लिए प्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।